Hi everyone, welcome back to EduTap. So guys, the cycle for most of the exams that was supposed to happen in 2025 is almost complete. इरडाई रह गया है, वो भी I hope के जल्दी आ जाए. अब many people have started preparing for 2026, especially RBI Grade B, and one thought that comes to their mind while they are thinking about starting their preparation: are they late? Would they be able to complete the syllabus? Would they be able to compete with somebody who is preparing सिंस वेरी लॉन्ग? तो ये सारे डाउट्स हमारे दिमाग में आते हैं जब हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करने की सोच रहे हैं या कर चुके हैं, बहुत इनिशियल स्टेज में है. तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि क्या हम अपनी प्रिपरेशन बहुत लेट शुरू कर रहे हैं या नहीं, क्या हमारे पास टाइम है. तो हम शुरू करेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस कवर करने के लिए क्या आइडियल टाइम है, और क्या फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं या इम्पैक्ट करते हैं कि हमें कितना टाइम चाहिए होगा हमारी प्रिपरेशन में. और उसके बेसिस पे देन वी विल डिस्कस दैट वेदर वी आर लेट फॉर आरबीआई 2026 और वी हैव सफिशिएंट टाइम. और हमें स्मार्ट प्रेप, क्योंकि टाइम जितना कम हो ज़्यादा हो, ठीक है, ऑलमोस्ट हम उसको फुलफिल कर ही लेते हैं कि जितना है उतना यूज़ कर लेते हैं अपने अपने काम को पूरा करने के लिए. तो कहीं ना कहीं टाइम की कमी तो हमें खलनी लगती है आज या कल. तो एक स्मार्ट प्रेप हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. एंड बिफोर आई गो हेड, आई वांट यू टू डाउनलोड दिस गाइड बुक इफ यू न्यू टू आरबीआई, विच इज आरबीआई मैनेजर गाइड बुक फॉर 2026, विच इज अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट. इसको आप वीडियो में दिए गए लिंक पर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. ये आप क्यों डाउनलोड करेंगे? इसको डाउनलोड करने के आपको दो तीन फायदे हैं. एक तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आरबीआई के, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, नंबर 2. नंबर 3, आपको रिसोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कौन सी रिसोर्सेज आपके लिए अच्छी रह सकती है. अब हम पहली चीज डिस्कस करते हैं कि हम लेट हैं या नहीं. उससे पहले ये तो डिस्कस कर लें कि इस आरबीआई ग्रेड बी सिलेबस को कवर करने में हमें टाइम कितना लगेगा. तो देखिए, हमारे पास अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी का मोटा मोटा अगर आपको लिस्ट ऑफ पिलर्स बताऊं या सब्जेक्ट्स बताऊं जो हमें कवर करने हैं, इट वुड बी मैनेज फाइनेंस, ईएसआई, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स एंड आंसर राइटिंग एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. तो टोटल ये 8 पिलर्स हैं. ठीक है, इसमें से मैं जनरली इंग्लिश जो फेज वन में आती है, आई मीन आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन दैट अनलेस एंड अनटिल इट्स अ वेरी ग्रे प्रॉब्लम फॉर यू. इंग्लिश में जनरली लोग मैनेज कर लेते हैं. और ईएसआई में आई जस्ट वांट यू टू रीड वेरी बेसिक्स, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा ईएसआई में ये करंट अफेयर्स ही आते. तो ये दो पिलर्स को मैंने येलो मार्क किया है कि हम इसको ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं लेंगे, तो बचे हुए मेरे पास 6 पिलर्स रह जाते हैं. तो अब इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा? मेरा एक एक रूल आप समझिए. अगर मैं दो सब्जेक्ट्स को डेली 2 घंटे पढ़ूंगा फॉर 2 मंथ्स, तो रूल इज 2-2-2 रूल. 2 सब्जेक्ट्स, ईच सब्जेक्ट फॉर 2 आवर्स फॉर 2 मंथ्स, मतलब आज से लेकर अगले 2 महीने में मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा और हर सब्जेक्ट को मैं 2-2 घंटे लगाऊंगा. मतलब टोटल मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, 4 से 5 घंटे पढ़ूंगा. तो आप इन 2 सब्जेक्ट्स को इन 2 महीने में बाय रीडिंग 2 आवर्स यू वुड बी एबल टू कंप्लीट इट ऑन एन एवरेज. तो जैसे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के साथ अगर आप रीजनिंग शुरू कर लें, आई थिंक इट कैन इवन बी कंप्लीटेड इन 6 वीक्स. इट माइट नॉट इवन टेक 2 मंथ्स. ठीक है. फाइनेंस और क्वांट को शायद ज्यादा टाइम लग जाए, ये शायद 2 मंथ्स में नहीं, शायद 2.5 मंथ्स में हो. तो ऐसे वो एवरेज आउट आपकी चीजें हो जाएंगी. तो मोटा मोटा अगर मेरे 6 पिलर्स हैं और 2 मंथ्स में मैं 2 सब्जेक्ट्स कवर कर रहा हूँ, मतलब 2 पिलर्स में कवर कर रहा हूँ, तो मुझे 6 मंथ्स का टाइम चाहिए मेरा सिलेबस कवर करने के लिए. प्लस आई एम एडिंग 1 मंथ फॉर दीज 2 पिलर्स, ईएसआई एंड इंग्लिश, कुछ तो इसमें भी पढ़ना पड़ेगा. प्लस आई एम एडिंग 1 मंथ फॉर एटलीस्ट फॉर रिविजन. तो दिस इज अबाउट के आई नीड अबाउट 8 मंथ्स टू डू अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन. ठीक है, इतना तो मेरे हिसाब से चाहिए ही फॉर समबडी हु इज इन काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, डजंट हैव अ यूपीएससी बैकग्राउंड और एनीथिंग, बस आरबीआई को ही पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट्स पहले नहीं पढ़ रखे हैं. तो 8 मंथ्स तो मुझे लगता है आपको चाहिए. तो ये तो एक एक्सपेक्टेड टाइम हो गया. आप किसी को 10 भी लग सकते हैं, किसी को 7 भी लग सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर एप्टीट्यूड ऑल्सो, बट ऑन एन एवरेज इतना टाइम आपको चाहिए टू कवर द सिलेबस एंड टू रिवाइज इट. अब ये तो हमने एक एवरेज टाइम डिस्कस कर लिया फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, बट
काफ़ी और फैक्टर्स होते हैं जो आपका टाइम डिसाइड करते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा। जैसे आपका बैकग्राउंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स में है क्या जहाँ पे आपने रेलेवेंट सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। फिर आपकी अप्रोच किस तरह की है, गधों की तरह पढ़ रहे हैं या घोड़ों की तरह पढ़ रहे हैं, वो भी डिसाइड करेगा कि हाउ मच टाइम यू नीड फॉर योर प्रिपरेशन। फिर मोटिव क्या है, ठीक है, मतलब कितना जुनून आपके अंदर है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, दैट विल ऑल्सो डिसाइड हाउ मच टाइम यू नीड फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन। तो अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो जैसे अगर आपका बैकग्राउंड बैंकिंग में हो तो बैंकिंग वालों ने क्यूआरई ऑलरेडी कर रखा होता है। तो आई थिंक जो यहाँ पे 8 मंथ्स का हमने टाइम बोला है, ठीक है, शायद ये 6 या 7 मंथ्स रह जाएगा। ठीक है, फिर अगर हमारा बैकग्राउंड यूपीएससी में है, ठीक है, तो हमने ईएसआई, इंग्लिश जो हमारा राइटिंग वाला है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ये काफ़ी चीज़ें हमने कर रखी होंगी। तो अगेन शायद मेरा 6 मंथ्स में मेरा सिलेबस कवर हो जाए। अगर मेरा फाइनेंस इको बैकग्राउंड है तो फेज़ 2 का एफएम, ईएसआई, यहाँ पे मेरा टाइम बच जाएगा। तो अगेन मैं 6 to 7 मंथ्स में अपना सिलेबस पूरा कर लूँगा, शायद 6 मंथ्स ही हम लेके चलें। तो बैकग्राउंड पे अगर आप एक रेलेवेंट चीज़ पढ़ चुके हैं, ऐसा आपका बैकग्राउंड है, तो आई थिंक वो 8 मंथ्स वाला टाइम आपका 6 मंथ्स तक जा सकता है। दूसरा है अप्रोच। अब अप्रोच मतलब वही है कि अगर आप बिल्कुल ही मतलब हार्ड प्रेप कर रहे हैं कि कुछ पता नहीं है, बस पढ़ते जा रहे हैं, ना तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना है ना ही सिलेबस को समझना है, तो आप करते करते सीखेंगे, विच विल एक्चुअली नीड यू टू अगेन रिविजिट थिंग्स एंड देन रियलाइज कि मैंने पहले गलत पढ़ा था, अब मैं सही पढ़ रहा हूँ। तो इस केस में शायद ज़्यादा ही लग जाए, 8 महीने से शायद 10 महीने लग जाए। काफ़ी लोग जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो शायद काफ़ी बार इन प्रॉब्लम से गुजरते हैं। अगर आप पहले से ही स्मार्ट प्रेप करें कि सिलेबस अच्छे से समझ लिया, पीवाई क्यूज अच्छे से समझ लिए, सब कुछ आपको पता है कि क्या रेलेवेंट है, आपको सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है, और आपको चीज़ें फिर दोबारा रिविजिट नहीं करनी पड़ेंगी, बस आप रिवीजन करेंगे, या फिर आपको सारी चीज़ें करंट अफेयर्स वगैरह क्यूरेट कर कर फिल्टर कर कर दे दी गई हैं, आपको खुद की कोई रिसर्च नहीं करनी है, जो कि काफ़ी लोग कोचिंग से ये चीज़ कर लेते हैं। बाकी कोचिंग भी एक तरह की सेल्फ प्रिपरेशन ही होती है, यू आर जस्ट बीइंग हेल्प्ड आउट एज अ समबडी एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर, बट दोनों जगह 90% फैक्टर तो आपकी मेहनत और आपकी इंटेलिजेंस ही है। तो इसमें शायद ये जो 8 मंथ्स वाला टाइम है शायद वो 6 मंथ्स रह जाएगा। थर्ड चीज मोटिव। मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग क्या कहते हैं, मैं आरबीआई ग्रेड बी करना चाहता हूं, बस हो जाए, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बस हो जाए किसी तरह, मुझे कोई बता दे बस क्या क्या पढ़ना है वो पढूं और ज्यादा अपना दिमाग ना लगाऊं, बस हो जाए। और कुछ लोग होते हैं, मैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनूंगा, आरबीआई ग्रेड बी क्लियर करूंगा, उनमें अंदर एक पैशन है, एक जुनून है, एक जिद है, एक ऑब्सेशन है कि किसी ना किसी तरह इस एग्जाम को क्लियर करना ही है। तो जो ये चाहता हूं वाले हैं, क्लियर ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट आई थिंक ये थोड़ी सी एक लेजी अप्रोच रह जाती है कि हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई फेस्टिवल आएगा, हम बोलेंगे यार आज तो फेस्टिवल है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं वो डिलेज आते हैं, और एक वो ऑब्सेशन जब अंदर नहीं होता है तो काफ़ी बार हम शायद डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि यार इतना है कैसे करूँगा। बट जो ये वाला बंदा है कि मुझे कुछ भी करके करना है, एक जिद है, एक ऑब्सेशन है, सामो ही विल मैनेज, उसने अगर डेली 4 घंटे का शेड्यूल बनाया है तो शायद वो 4 घंटे नहीं 6 घंटे भी पढ़ लेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अपने टारगेट्स मीट करने हैं, तभी जाके मैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनूंगा। तो इस केस में हो सकता है कि 8 महीने की जगह अगेन आपको 10 महीने भी लग जाए, कंसिस्टेंसी आ ही नहीं पाएगी। इस चीज में हो सकता है कि इतना जुनून है कि जो 8 महीने का आप चीज तय करके बैठे हो शायद वो 7 महीने में ही कर दो। तो सिर्फ इस चीज पे नहीं डिपेंड करता कि मैंने बोल दिया कि 8 महीने में आपका सिलेबस हो जाना चाहिए और दैट्स एन आइडल टाइम। आप कितनी देर में कर पाएंगे उस पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो 3 फैक्टर्स मैंने आपको लिखे, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं यहाँ पे क्वांटिटेटिवली नहीं डिस्क्राइब कर सकता। बट आप समझ गए होंगे कि एग्जाम क्रैक करने के लिए टाइम तो चाहिए, ठीक है, वो टाइम 6 महीने हो सकता है, 7 महीने हो सकता है, 8 महीने हो सकता है, 2 महीने भी नहीं होगा, शायद वो 15 महीने भी नहीं होगा। एक रेंज शायद आपको समझ आ गई है। अब
क्वेश्चन वही आता है कि आर यू लेट फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2026 प्रेप। अगर हम 2026 की बात करें तो क्या आप लेट हैं अगर आप अभी फरवरी में इस एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि व्हेन इज द एग्जाम एक्सपेक्टेड। नोबडी कैन गिव यू द आंसर एट दिस पॉइंट इन टाइम टू बी वेरी नो विद श्योरिटी या प्रिसाइसली कि यार इसी महीने में एग्जाम होगा, इसी महीने में नोटिफिकेशन आएगा। बिकॉज इवन the senior people at RBI would not know, they have not started the process, right? They're just deliberating कि चलो यार इस यहाँ तक हम करा लेंगे, but there can be delays or it can be held early. तो शायद ये तो इस टाइम भगवान को भी नहीं पता है कि when is the exam going to be held. Forget about what humans can give you the surety about. But कुछ expectations हैं, थोड़े बहुत signals हैं कि एग्जाम कब हो सकता है। उसके बेस पे अगर हम 3 केस बनाए, अर्ली केस आई थिंक मिड मई से पहले तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अभी हमारे इंटरव्यूज चल रहे हैं जो कि मार्च तक चलेंगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर 45-50 डेज में ज्वाइनिंग होगी। तो ज्वाइनिंग आपकी मई स्टार्टिंग या अप्रैल एंड से पहले होने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो अगर मिड मई में नोटिफिकेशन आता है, फेज 1 जल्दी से जल्दी जुलाई में होगा और फेज 2 अगस्त में होगा। मतलब अभी भी आपके पास इस केस में 7 महीने हैं, ठीक है। बट ये वर्स्ट केस है आपके लिए, मतलब जब एग्जाम जल्दी आ रहा है। एक्सपेक्टेड केस लग रहा है कि मिड जून जुलाई में नोटिफिकेशन आ सकता है, जब फिर एग्जाम अगस्त में होगा फेज 1 और फेज 2 अगस्त में होगा। इस केस में यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, 8 मंथ्स आपके पास हैं, विच आई थिंक इज एन आइडल टाइम। बाकी आप इसको और भी कम कर सकते हैं जैसा मैंने बताया, अगर आप एक जुनून और पैशन से पढ़े। फिर एक डिलेड केस है कि यार नोटिफिकेशन जून जुलाई में नहीं आती, अगस्त में या उसके बाद आती है। देयर मेनी पॉसिबिलिटीज विच कैन हैपन। मतलब फेज 1 सितंबर से पहले नहीं होगा, फेज 2 अक्टूबर से पहले नहीं होगा। तो इस केस में तो आपके पास 9 मंथ्स हैं, विच इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। ये तो हमारे आइडियल टाइम से भी हमने थोड़ा ज्यादा मिल गया। तो ये तो एक विन विन सिचुएशन है आई थिंक सभी एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें आपको ठीक ठाक टाइम मिल रहा है, आपको बस अपने आप को कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड रखना है, अपने टारगेट्स मीट करने हैं और आपकी धीरे धीरे तैयारी हो जाएगी। बस ये 8 महीने किसी तरह आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, जो कि लोग नहीं रख पाते हैं। इसमें थोड़ा सा पैनिक हो सकता है कि आप एक प्लान बना के चल रहे हैं लेकिन एग्जाम थोड़ा सा 30-40 डेज जल्दी आ गया। तो यू वुड हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ स्मार्ट वर्क कि यार शायद मैं परफेक्ट प्रिपरेशन ना करके एक स्मार्ट प्रिपरेशन कर लूं, सो दैट आई हैव अ गुड चांस। बाकी इसका केस अभी मुझे कम लग रहा है, होने को हो भी सकता है, ठीक है। बाकी वो आप देखिए अब आपको किस तरह से तैयारी करनी है। बट आई ऑलवेज बिलीव कि क्वालिटी शेल ऑलवेज टेक प्रेसिडेंस ओवर टाइम। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि टाइम को प्रायोरिटी दूं या क्वालिटी स्टडी को, क्वालिटी को देनी चाहिए। क्योंकि जल्दी पढ़कर शायद जो टाइम आप लगाएंगे वो भी खराब कर लेंगे, एटलीस्ट क्वालिटी पढ़कर 6 महीने में अगर आपने 70% भी कर लिया, वो तो आपको कहीं ना कहीं आगे जाकर काम आएगा, आपको वो आपको फायदा दे के जाएगा। क्वालिटी शैल ऑलवेज टेक प्रेसिडेंस ओवर टाइम। अब स्मार्ट प्रेप अगर हमें कभी करनी पड़ती है, हमारे पास टाइम कम है, तो हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो स्मार्ट प्रेप का मतलब ये नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन कर लें, चैप्टर्स छोड़ दें, एरियाज छोड़ दें जिनको हम कवर ही नहीं कर रहे हैं। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। हाँ, हम थोड़ा सा सिलेक्टिव हो सकते हैं हर एरिया में, बट वी कैन नॉट कंप्लीट एनी एरिया कि मैं करंट करंट अफेयर्स में स्कीम्स या रिपोर्ट्स पढ़ के ही नहीं जा रहा हूँ, वो बेवकूफ़ी है। अभी आप मार्च एंड या मिड अप्रैल, मतलब अगले 70-80 डेज यू फोकस ऑन दी स्टैटिक पार्ट, जिसमें क्या आएगा? क्यूआरई आ जाएगा, एफएम आ जाएगा मेनली, ठीक है। ईएसआई पे हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, स्टैटिक पार्ट पे इकोनॉमिक्स के बेसिक्स समझ लेने हैं, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह। बट यहाँ से जो पेपर ज़्यादा आता है वो करंट अफेयर बेस्ड आता है। तो हमें इस ईएसआई के स्टैटिक पार्ट को लिमिटेड में करना है, एफएम का स्टैटिक पार्ट अच्छे से कर लेना है। 2025 में एफएम का पेपर पूरा ही स्टैटिक आया, करंट अफेयर्स का वेटेज बिल्कुल कम कर दिया है उन्होंने। और क्यूआरई में भी क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश तो मतलब लोग मैनेज कर लेते हैं, क्वांट रीजनिंग इज समथिंग जहां पे हमारी कट ऑफ नहीं क्लियर होती है। आंसर राइटिंग को आप डे 1 से कीजिए। अगर आप एफएम पढ़ना शुरू करते हैं, एक चैप्टर कंप्लीट होता है, आप उसका आंसर राइटिंग साथ साथ कीजिए। आंसर राइटिंग एक स्किल की तरह है विच नीड्स टू बी डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट में 10 दिन में नहीं बनेगा, फिर आप बोलेंगे कि आंसर राइटिंग में मेरे नंबर नहीं आए। और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं टू नो कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ आया है।
सेक्शनल टेस्ट हेल्प्स यू टू नो कि यार इस सेक्शन में आपकी क्या अप्रोच होगी, आप कैसे टाइम मैनेज करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को छोड़ेंगे अगर आपसे नहीं हो रहे हैं। ये सब कुछ आप सेक्शनल टेस्ट के थ्रू सीखेंगे। और मॉक टेस्ट एक फाइनल टेस्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि जब सारे सेक्शंस कंबाइन हो जाते हैं तो क्या हम सारे सेक्शंस का प्रेशर एक साथ ले पा रहे हैं, क्या हम उतना देर बैठकर अपना स्टेमिना दिखा पा रहे हैं कि हम 2 घंटे 2.5 घंटे का पेपर कर लेंगे। हर सेक्शन में क्या हम टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, क्या हम सही क्वेश्चन सेलेक्ट कर पा रहे हैं। ये आपको मॉक टेस्ट से सीखने को मिलेगा, और जो आप गलतियां कर रहे होंगे वो भी आप मॉक टेस्ट से एनालाइज कर कर इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फेज 1 में जीए आपका 80 मार्क्स का आता है। फेज 2 में ईएसआई आपका पूरा ही करंट आ रहा है, मतलब एक डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा बहुत स्टैटिक आता है। फिर एफएम में भी 20-30 मार्क्स का करंट आ ही जाता है। ठीक है, इस बार कम आया बट ओवरऑल आ जाता है। तो करंट का बहुत ज़्यादा वेटेज है फेज़ 1 में भी फेज़ 2 में भी करंट अफेयर्स, लेकिन हमें बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। काफ़ी लोग जनवरी से ही करंट अफेयर्स पढ़ने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बट पहले स्टैटिक पार्ट कवर करो फिर करंट अफेयर्स पे जाओ, ताकि स्टैटिक पार्ट कवर होने के बाद करंट अफेयर्स भी जल्दी समझ आ जाएंगे। और जितना जरूरी करंट अफेयर है उतना ही स्टैटिक पार्ट भी है। सो स्टैटिक पार्ट वंस कवर्ड वी हैव ऑल दी टाइम फॉर करंट अफेयर्स। तो अप्रैल के बाद, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, आप करंट अफेयर्स को रेगुलरली पढ़ते रहिए। आपको टाइम भी मिलेगा क्योंकि आपका स्टैटिक पार्ट हो चुका होगा। तो ये कुछ थोड़े छोटे पॉइंट हैं स्मार्ट प्रेप के जो आपको ध्यान में रखने हैं। आई थिंक इससे आपकी प्रिपरेशन ना बड़ी स्मूथली चलेगी, हिकअप्स नहीं आएंगे। जो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि 1 महीना पढ़कर फिर ग्राफ ऐसे चला जाता है पढ़ाई का, क्योंकि दे स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड देन दे गेट डिमोटिवेटेड। तो हमें उस चीज़ से बहुत 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 बचना है। स्पीड चाहे शुरू में धीरे हो, बट वो हमेशा बढ़नी चाहिए। ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बाकी अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के कुछ कोर्सेज सर्च कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर कोर्सेज के अंदर आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज सर्च कर सकते हैं। और वहाँ पे 2026 के लिए वी हैव अ गोल्ड कोर्स विच इज़ अ कंप्लीट कोर्स फॉर फेज 1 2 एंड इंटरव्यू। वी हैव अ सिल्वर कोर्स विच इज़ मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू। इसमें आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा और फेज 1 के मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे। और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी मिलेंगे जो कि हम इवैल्यूएट करेंगे। ये फेज 1+2 की टेस्ट सीरीज है और सिर्फ ये फेज 2 की टेस्ट सीरीज है। सो विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।